मायानगरी मुंबई, सपनों का शहर। लोग कहते हैं इस शहर से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में हज़ारों लोगों के सपने पलते हैं। इसकी गलियों में रोज़ एक नई तकदीर लिखी जाती है और कुछ तकदीरें मिटाई भी जाती हैं। उन्हीं में से एक थी एस्थर अनुया, एक 22-23 साल की लड़की जो मुंबई आई तो अपने हज़ारों सपनों को लेकर थी, लेकिन कहाँ गायब हो गई किसी को पता नहीं चला। क्या हुआ उसके साथ, किसने किया उसके साथ ये सब। ये एक ऐसा राज था जो सुलझने के बाद भी एक राज ही रह गया। वेलकम टू इंडियाज क्रेजी स्टोरीज। आई एम जैन अनवार एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ एस्थर अनुया एंड हाउ नोबडी नोज व्हाट हैपेंड टू हर। 7 जनवरी 2014 मुंबई के एक रेलवे पुलिस थाने में एक आदमी आता है, एस जॉनथन प्रसाद। वो एकदम घबराया हुआ था, परेशान। वो वहाँ के ऑफिसर्स को बताता है कि मेरी बेटी एस्थर अनुया पिछले 2 दिनों से मिसिंग थी। वो उसे ही ढूंढता ढूंढता आंध्र प्रदेश से मुंबई आया था। एस्थर अनुया एक 22-23 साल की होनहार लड़की थी। अपना बीटेक ख़त्म करने के बाद मुंबई में एक बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती थी। परिवार से दूर, घर से दूर मुंबई में अपने सपनों का एक अंबार लेकर आई थी। दिसंबर में क्रिसमस के समय उसने छुट्टी अप्लाई करी और वापस कुछ दिनों के लिए अपने घर मछलापट्टनम पहुंची। कई दिनों बाद घर वालों से मिली थी। उसके पसंद के खाने बनाए गए। उसे कैरल्स गाने का बहुत शौक था, तो दिन भर कैरल्स की प्रैक्टिस करती रही। क्रिसमस ख़त्म हुआ और उसके बाद उसके वापस जाने का समय था। वापस मुंबई, अपने जिम्मेदारियों पर, अपने काम पर। लेकिन एस्थर का दिल अभी मुंबई जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने पापा से पूछती है कि पापा क्या मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। और उसके पापा पूछते हैं कि तुम्हारा टिकट कंफर्म्ड है, तुम्हें वापस जाने का टिकट मिलेगा। तो अपने पापा से कहती है कि पापा आप नहीं चाहते क्या मैं और रुकूं यहाँ पर। और उसके पापा कहते हैं ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ कि तुम रुको। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें टिकट मिल जाएगा तो देन रुक जाओ। और एस्थर वही करती है। छुट्टी अप्लाई करती है, छुट्टी एक्सटेंड हो जाती है और न्यू ईयर तक वो वापस मछलीपट्टनम में रुक जाती है। 4 जनवरी को उसके पापा उसे स्टेशन छोड़ने आते हैं। वो ट्रेन पे बैठती है, अपने पापा को ज़ोर से हक करती है। आंखों में कुछ नमी थी, दिल में थोड़े अरमान थे और बहुत सारे अधूरे सपने थे जिनको लेकर वापस मुंबई आ रही थी। उसी दिन रात को 9 बजे वो अपने पापा को ट्रेन से फ़ोन करती है। बताती है कि पापा मैं सोलापुर पहुंच गई हूँ, ट्रेन में सब कुछ ठीक है, आप सो जाइए, कल मैं मुंबई पहुंचकर आपको फ़ोन करूँगी। सवेरे 5 बजे एस्थर का फ़ोन मुंबई से आता है। वो पापा को बताती है कि पापा मैं मुंबई पहुंच गई हूँ, फ़ोन में थोड़ी बैटरी कम है, मैं आपको हॉस्टल जाकर फ़ोन करती हूँ। लेकिन एस्थर का फ़ोन कभी पलट कर आया ही नहीं। थोड़ी देर बाद उसके पापा को घबराहट शुरू हुई। वो उसके फ़ोन पर बार बार फ़ोन करते हैं और फ़ोन बार बार स्विच ऑफ बताता है। घबरा कर कुछ घंटों बाद वो एस्थर के हॉस्टल फ़ोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं जॉनथन बोल रहा हूँ, एस्थर का फादर, मेरी एस्थर से बात कराइए तो। और वहाँ से जवाब आता है कि सर एस्थर तो हॉस्टल पहुँची ही नहीं। ये सुनने के बाद जॉनथन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो उसी समय बेतहाशा लोगों को फ़ोन मिलाना शुरू करते हैं कि एस्थर उनके घर पहुंची क्या, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। हताश होकर वो घर से दूर पुलिस स्टेशन जाते हैं, अपनी रिपोर्ट लिखाते हैं और वहाँ से उनको बोला जाता है कि आप ये रिपोर्ट लिखाने मुंबई जाइए। जब मुंबई आकर वो ये कहानी सुनाते हैं, उनकी आंखों में उनका दर्द, उनके चेहरे पर उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अफसोस, सामने जो पुलिस वाले बैठे थे उन्हें ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ ज्यूरिसडिक्शन को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई। रेलवे पुलिस फोर्स कह रही थी कि ये बात आप मुंबई पुलिस को बताइए। मुंबई पुलिस कह रही थी कि रेलवे पुलिस का मामला है। सवाल ये उठ रहा था कि वो मुंबई आई भी या नहीं। हो सकता है उस लड़की ने आपको झूठ बोल दिया हो, कहीं रास्ते में ही उतर गई हो, आंध्र प्रदेश में ही उतर गई हो। ये उनका मामला है, हमारा मामला नहीं हो। फिर वही बात कि अरे 22-23 साल की जवान लड़की है, हो सकता है किसी के साथ भाग गई होगी। लड़कियों के साथ ऐसा होता है, थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, अपने आप उसका फ़ोन आ जाएगा। एस्थर के पिता जानते थे कि उनकी बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। There was something really wrong that happened with her. He insisted कि उनकी रिपोर्ट लिखी जाए and after a lot of haggling, finally एक मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखी गई। मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट
बट नॉट एन FIR। मिसिंग पर्सन रिपोर्ट और FIR दोनों में एक फ़र्क होता है, और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो फ़र्क ये है कि मिसिंग पर्सन रिपोर्ट एक जनरल नोटिफिकेशन है कि सो एंड सो आदमी या सो एंड सो पर्सन मिसिंग हो गया है, लेकिन कोई क्राइम का शक या सबूत नहीं है। और FIR तब लिखी जाती है जब किसी के डिसअपियरेंस में किसी क्राइम का शक हो या सबूत हो। एक FIR के बाद ही एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन चालू करी जाती है। जॉनथन को अब ये लगने लगा था कि पुलिस उनके केस को सीरियसली नहीं ले रही है, एंड दैट्स वेयर ही डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन हिज ओन हैंड्स। उनके कुछ रिलेटिव्स मुंबई में थे, एस्थर के कुछ दोस्त थे जो उन्हें प्यार से अनु बुलाते थे। उन सब ने मिलकर एस्थर को ढूंढने की एक नई मुहिम चालू करी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पूछताछ करी, उसकी तस्वीर लेके लोगों के पास गए कि क्या आपने इस लड़की को कहीं देखा है। यहाँ तक कि कुछ लोग वहाँ के रेड लाइट एरियाज़ में भी गए, कोठों पर जाकर भी उस लड़की की तस्वीर दिखाई कि क्या ये लड़की यहाँ पर आई थी, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते जा रहे थे और अब अनु के मिलने की उम्मीदें घटती जा रही थी। तभी कुछ दोस्तों की मदद से उसके फ़ोन का लास्ट लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करी गई, एंड देन द फोन ब्लिप्ड। इलेक्ट्रॉनिकली उसके फ़ोन का लास्ट सिग्नल भांडुप के पास था, और ये बात बहुत स्ट्रेंज थी क्योंकि ये जगह अनु के हॉस्टल के रास्ते के बिल्कुल ऑपोजिट थी। उन्होंने वहाँ के आसपास के पुलिस स्टेशन में जाके दोबारा रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए उसका फ़ोन यहाँ पर ब्लिप हुआ है, उसको प्लीज़ ढूंढने की कोशिश करिए। और अपेरेंटली उनको वही जवाब मिले कि अरे साहब ये हमारी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आपने रिपोर्ट तो वहाँ लिखवाइए, वहाँ जाके पता कीजिए, और ये क्या सबूत आप लेकर आए कि फ़ोन ब्लिप हुआ है, किसने ये सबूत निकाला। नोबडी ऑफर्ड टू हेल्प देम, लेकिन जॉनथन और उनके परिवार वाले कोशिश करते रहे। 16 जनवरी 2014 जॉनथन की कुछ रिलेटिव्स, अनु के कुछ दोस्त, आसपास के लोगों की मदद से कुछ टीमें बनाई गई। जहां उसका फ़ोन आखिरी बार मिला था उसके आसपास कुछ जंगल और झाड़ियां थीं, वहां पर अनु को ढूंढने की कोशिश करी गई। एक जगह पर उन्होंने देखा कि एक कुत्तों का झुंड घूम रहा है और एक बहुत सड़ी सी बदबू आ रही है। ये उस बदबू को, उन कुत्तों के कदमों को फॉलो करते करते झाड़ियों में और अंदर गए, और वहां पर उन्हें एक भयानक चीज दिखी। एक आधी जली हुई, सड़ती हुई लाश। ये लाश इतनी सड़ चुकी थी, इतनी जल चुकी थी कि इसे पहचानना एकदम नामुमकिन था। पुलिस को फ़ोन किया गया और मौके पर पुलिस आई। ऐसा लग रहा था कि ये लाश कई दिन से यहाँ पड़ी हुई है। जगह जगह से उसके शरीर की खाल गायब थी, चेहरा पूरा जल चुका था, उस पर कीड़े लग चुके थे। जॉनथन ने हिम्मत जुटाकर उस लाश को ध्यान से देखा। दिल थमा हुआ था, लेकिन उस समय भी उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी जॉनथन की नज़र उस लाश की एक उंगली पे पड़ी, और उस उंगली पर एक सोने की अंगूठी थी, और ये वही अंगूठी थी जो कुछ वक्त पहले जॉनथन ने अपनी बेटी एस्थर को दिलाई थी। आसपास से कुछ फटे हुए कपड़े मिलते हैं, ये वही कपड़े थे जो उस दिन अनु पहने हुई थी। एक लैपटॉप बैग मिलता है, ये वही लैपटॉप बैग था जो अनु का था। जॉनथन को उनकी बेटी मिल चुकी थी, लेकिन यह एस्थर की खोज का अंत नहीं था। ये शुरुआत थी एक सच्चाई की तलाश की जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देगी। अब यहाँ पे कई थ्योरीज हैं। मीडिया की माने तो अनु की लाश उनके रिलेटिव्स ने, उनकी दोस्तों ने खोजी थी और उनको पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिला था। पुलिस की माने तो वो कहते हैं कि सब बातें बकवास हैं, ये लोग कैसे लाश को ढूंढ सकते हैं, इस लाश को पुलिस ने ढूंढा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि एस्थर अनुया एक 22-23 साल की होनाल पोटेंशियल वाली लड़की इस हालत में मरी मिली थी, और वो भी उसके गायब होने के पूरे 10 दिन के बाद। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। बॉडी इस हालत में थी कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता लगाना बेहद मुश्किल था, लेकिन ये लग रहा था कि किसी ब्लंट चीज़ से हमला किया गया है। उसके जिस्म के कुछ स्पेशल हिस्सों पर ऐसी चोटें थीं जिससे लग रहा था कि शायद उसके साथ यौन शोषण भी करा गया है, और उसको मारने के बाद उसकी बॉडी को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश करी गई है। बट हु कुड डू दिस एंड व्हाई? क्या एस्थर की किसी से ऐसी दुश्मनी हो सकती है कि उसको इतनी बेरहमी से मार डाले?
Or was this a fallout of a relationship? Something that ended so badly that had to die this way? कि ये किसी अनजान शख्स की कारस्तानी थी। 17 जनवरी को पुलिस एस्थर की बॉडी को उसके परिवार वालों के हवाले कर देती है। जॉनथन प्रसाद अपनी लाडली को लेकर वापस मछलीपट्टनम पहुंच जाते हैं, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। एक परिवार का सपना टूटा नहीं था, बल्कि उसे बेरहमी से रौंद दिया गया था। जहां अनु की बॉडी मिली, वहां आसपास से पुलिस को उसका टूटा फूटा बिखरा हुआ सामान भी मिला। एक वॉच, कपड़े और एक लैपटॉप बैग। उनके पिता ने पहचान लिया था कि उनकी बेटी का ही है, लेकिन उस लड़की का ट्रॉली और हैंडबैग गायब थे। लेकिन पुलिस अब हरकत में आई। एक स्पेशल टीम बनाई गई और अनु के साथ क्या हुआ था इसे खोजने की कोशिश करी गई। कॉल डेटा रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेजेस सब खंगाले गए। रेलवे स्टेशन की उस दिन की फुटेज को घंटों देखा गया एंड देयर द ऑफिशियल्स फाइनली सॉ हर। 5 जनवरी को सवेरे 5:07 पर अनु आराम से रेलवे स्टेशन पर फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जा रही थी। उसका बैग और सूटकेस उसके सामने एक आदमी लेते हुए आराम से जा रहा था। कौन था यह आदमी? वाई वॉज ही कैरिंग हर सूटकेस एंड बैग? पुलिस ने सीसीटीवी की फुटेज को एनहेंस कर कर उस आदमी की एक स्टिल तस्वीर निकाली। अलग अलग जगह जाकर उसे दिखाया गया, कुलियों को, पार्किंग अटेंडेंट्स को, वगैरह वगैरह। और तभी उनमें से एक ने बोला कि अरे ये तो चौकिया है। चौकिया यानी चंद्रभान सनाप। सनाप एलिजेडली एक हिस्ट्री शीटर था। बैग छीनना, पॉकेट मारना, लोगों का स्टेशन से सामान लेके गायब हो जाना, ऐसे पेटी क्राइम्स करता था। लोगों ने पुलिस को बताया कि अब उसने सब काम करना छोड़ दिया है, अब तो वो नासिक चला गया है किसी की टैक्सी चलाने। लेकिन अगर वो नासिक में टैक्सी चलाता था तो वो उस दिन सुबह यहाँ क्या कर रहा था? पुलिस नाउ फाइनली हैड अ सस्पेक्ट। सनप को ढूंढने की प्रक्रिया शुरू होती है और अगले 2 महीने उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ जारी रहती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की एक टीम उसको ढूंढने के लिए उसके घर की तरफ जाती है। वहाँ उसकी माँ मिलती है, उसके बाद सनप भी मिलता है और सनप उन्हें बताता है कि साहब उस दिन तो मैं बम्बई में था ही नहीं। वो कुछ कोऑर्डिनेट्स बताता है और पुलिस उसे मान लेती है। उसके नंबर लिखकर वापस आती है और उसके बाद सनप वहाँ से फरार हो जाता है। बट देन दिस वाज हार्ड टू बिलीव। क्राइम ब्रांच उसके फ़ोन नंबर को ट्रेसिंग पे लगाती है और उस दिन उसका फ़ोन वहीं पर था जहाँ पर आखिरी बार अनु का फ़ोन था। खोज शुरू होती है और 2 महीने बाद सनप नासिक में मिलता है। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, माथे पर एक तिलक लगाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अपनी शक्ल, अपने लुक को चेंज कर कर वो सबसे बचता हुआ घूम रहा था। उस समय उसकी तलाशी ली जाती है। उसकी जेब से एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन मिलता है और पीछे की जेब से एक कुंडली मिलती है। उस कुंडली पर किसी का नंबर लिखा होता है। एक टीम उस कुंडली से जुड़े ज्योतिष को ट्रेस करने जाती है और सनप को मुंबई लाया जाता है। वंस बैक इन मुंबई, सनप की पुलिस के स्टाइल में पूछताछ होती है एंड इन अ फ्यू डेज ही स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक अ पैरट। उसने पुलिस को उस दिन का सच बताया। वो बोला कि साहब उससे पहले रात को मैं बैठ के दारू पी रहा था, बहुत देर तक दारू पीते पीते थक गया तो मैं स्टेशन की तरफ गया कुछ चोरी वोरी करने के लिए। तो वहाँ पर मैंने इस लड़की को देखा, भोली भाली सी लड़की लग रही थी। मैंने सोचा इसको पकड़ सकता हूँ। मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, और वो बोली कि मुझे अंधेरी जाना है। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे 300 रुपये दे देना, मैं आपको अंधेरी छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं उसका सामान वामान लेकर उसको पार्किंग की तरफ लाया। मेरे पास गाड़ी नहीं थी साहब, एक मोटरसाइकिल थी। जब उसने मेरी मोटरसाइकिल देखी तो वो थोड़ी सी घबरा गई। वो बोले कि भैया आप मोटरसाइकिल लेकर आए, मैं इसमें नहीं जाऊँगी। तो मैंने उसको बोला कि नहीं नहीं मैडम, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शरीफ आदमी हूँ। आप एक काम करो, मेरी मोटरसाइकिल का फ़ोटो खींच लो, नंबर प्लेट का, और अपने किसी दोस्त को भेज दो और मेरा नंबर आप रख लो। ये कहने के बाद मैंने समहाउ उसे कन्विंस करा कि वो मेरी मोटरसाइकिल पे चले। थोड़ी दूर में उसको ले गया। वो इतनी थकी हुई थी कि उसको एहसास नहीं हुआ कि मैं दूसरे रास्ते पे ले जा रहा हूँ। फिर साहब मेरा मन करने लगा। मैंने जंगलों के पास, झाड़ियों के पास गाड़ी लगाई। उस समय अंधेरा भी था, सवेरा भी नहीं हुआ था और आसपास सब कुछ सुनसान था।
मैं उसको झाड़ियों की तरफ खींचने लगा तो वो मना करने लगी, चिल्लाने लगी। तब मैंने उसको कस के खींचा, ज़मीन पे फेंका, एक पत्थर उसके सर पे मारा, उसके स्कार्फ से उसका गला घोटा और फिर उसके साथ बलात्कार किया। ये बात सनप ने खुद पुलिस को बताई और ये टेस्टिमनी इनफ थी। पुलिस के पास अब एक थ्योरी थी, एक चेन ऑफ इवेंट्स था, एंड ऑल दे हैड टू डू वाज टू प्रूव कि कन्फेशन एक्चुअली सच है। एस्थर अनुये की कहानी अब समझ आने लगी थी, लेकिन अभी इस कहानी में कई ट्विस्ट आना बचे थे। याद है मैंने आपको पहले बताया था कि सनप जब मिला तो उसके पास एक कुंडली मिली थी। उस कुंडली को ट्रेस करते हुए नासिक में एक टीम एक ज्योतिष के पास गई। उनसे पूछा सनप के बारे में, तो उन्होंने बोला हाँ साहब, 6 जनवरी को एक आदमी अपनी माँ के साथ आया था और उसने आके मुझसे बोला कि अगर किसी औरत के साथ कुछ पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कैसे करेंगे। और मैंने उसको एक मंदिर जाकर एक पूजा करने की राय दी। उसके बाद वो टीम उस मंदिर भी पहुंचती है जो कि नासिक से करीब 25-30 किलोमीटर दूर था। और वहाँ पर भी एक पुजारी बताते हैं कि हाँ साहब, एक आदमी आया ज़रूर था ऐसी पूजा कराने के लिए। उसने मुझे 3,000 रुपये दिए थे और मैंने वो पूजा भी करी थी। ये दोनों आदमी सनप की बताई हुई स्टोरी के आसपास की ही स्टोरी सुना रहे थे। बैक इन मुंबई, पुलिस नाउ हैड अ थ्योरी दैट हैड स्टेम्ड फ्रॉम हिज ओन कन्फेशन। अनु को बहला फुसलाकर स्टेशन से सनप ले गया, उनको झाड़ियों की तरफ ले गया, वहाँ पर उसको मारा, उसके साथ बलात्कार करा और फिर अपना सबूत छुपाने के लिए उसकी लाश को जला दिया। ये कन्फेशन खुद सनप ने दी थी, लेकिन ये कन्फेशन पुलिस को दी गई थी, एक मजिस्ट्रेट को नहीं। और पुलिस को दी गई कोई भी कन्फेशन कोर्ट में एज एन एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। सो द पुलिस वांटेड प्रूफ्स, विटनेसेस। उस मोटर बाइक को ढूंढा गया, उसका नंबर निकाला और वहाँ से एक नंद किशोर साहू का नाम निकल कर आया। नंद किशोर साहू उस बाइक का असली मालिक था। वो बताता है कि साहब 4 जनवरी को मैं एक जानने वाले के घर शराब पीने गया। वहाँ मैं शराब पी रहा था, तभी 11 साढ़े 11 बजे वहाँ सनप आया। ये भी शराब पीना शुरू कर देता है और करीब 1-1:30 बजे ये कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। उस समय घर में कुछ खाने को था नहीं। तो सनप ने मुझसे बाइक की चाबी मांगी और बोला कि भाई बाइक की चाबी दे, मैं कुछ ज़रा भागकर सामान लेकर आता हूँ। आधे पौने घंटे तक जब सनप वापस नहीं आया तो मैं थका हुआ था, मुझे नींद आ रही थी, मैं घर जाके सो गया। अगले दिन करीब 7-7:15 बजे सनप का मेरे पास फ़ोन आता है और मुझे घर बुलाता है। जब मैं उसके घर गया तो मैंने देखा कि एक सूटकेस वहाँ पर पड़ा हुआ है, एक लड़की का हैंडबैग वहाँ पर लटका हुआ है और सनप की एक टी-शर्ट पर बहुत सारी कीचड़ और मट्टी लगी हुई है। मैंने सनप को बोला कि भाई मेरी बाइक की चाबी वापस दे, तो उसने बोला कि भाई उसमें तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, वो थोड़ी दूर पर वहाँ कहीं खड़ी हुई है, चल दोनों भाई चल के उसको ले आते हैं। साहब मैं एक दूसरे इंसान की बाइक मांगकर वहाँ तक गया तो मैंने देखा कि वहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है। मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा था लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। तभी मैंने देखा कि सनप झाड़ियों की तरफ कोई अंदर जा रहा है। मैं उसके पीछे पीछे गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक लड़की की लाश जली हुई पड़ी थी। जब मैं देखा तो मैं वहाँ से भागा और सनप मेरे पीछे पीछे आया। सनप ने मुझे पकड़ा और बोला कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कल गया था रेलवे स्टेशन कुछ लूटने के लिए, ये लड़की वहाँ मिली, मैं इसे लूटने के बहाने से यहाँ लाया था, लेकिन बाद में मैंने इसका बलात्कार कर दिया और मैंने पेट्रोल छिड़क कर इसकी लाश को आग लगा दिया है। ये बात अपेरेंटली सनप ने साहू को बताई और उसके बाद ये भी बोला कि अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। साहू जानता था सनप के बारे में कि ये एक क्रिमिनल बैंड वाला आदमी है। डर के मारे घबरा कर वो चुप रह गया, उसने ये बात किसी को नहीं बताई। पुलिस की ओर इंटरोगेट करने के बाद सनप ने अपेरेंटली वॉलंटियर करा कि मैं अनु का चुराया हुआ सारा सामान रिकवर करा दूंगा। उसका सूटकेस, उसका हैंडबैग, चश्मे वगैरह सब कुछ वापस मिल गया। सनम ने उसका सूटकेस एक भिखारन को दे दिया था। उस भिखारी ने उससे पूछा भी कि ये सामान मुझे क्यों दे रहे हो, तो उसने बोला कि मेरी बहन का सामान है, वो मर गई थी तो अब मैं इसे दान कर रहा हूँ। उसका आईडी कार्ड, उसका चश्मा, उसका सब कुछ सनम की बताई हुई जगह से वापस मिल गया। एस्तर के पिता ने उन्हें पहचाना भी। कई विटनेस मिले, स्टेशन पे पार्किंग वाला मिला, एक आदमी था जिन्होंने इन लोगों को कुछ कोल्ड ड्रिंक बेची थी वो मिला, और आइडेंटिफिकेशन परेड में सबने सनप को पहचाना भी। और एक और इत्तेफाक देखिए,
जिस सवेरे हादसा हुआ था और सनप अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसी समय एक आदमी डॉग वॉकिंग के लिए निकला था। वो अपने मालिक का कुत्ता टहला रहा था और उसने देखा कि एक आदमी अपनी मोटर बाइक स्टार्ट करने के लिए परेशान हो रहा है। उसने भी आइडेंटिफिकेशन परेड में सनप को पहचाना। कई और विटनेसेस और एविडेंस तैयार किए गए। सीसीटीवी फुटेज रिकवर हुई, उसमें अनु के साथ सनप दिखा। कई लोगों ने अनु और सनप को एक साथ देखा था। इनफैक्ट सनप वॉज द लास्ट मैन सीन विद अनु। सनप जो कहानी बता रहा था, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी वही कहानी बता रही थी। उसका सामान बरामद करवाया गया। क्लियरली वो उसी ने ही चुरवाया था। उसका गिल्ट उसे खाया जा रहा था और इसीलिए अगले दिन वो ज्योतिष के पास भी गया, पूजा कराने भी गया। All the fingers were pointing at Chandrabhan Sanap. There was a mountain of evidence against him. But all of that evidence was circumstantial evidence. यानी कि कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है उसका इस क्राइम के साथ। कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है कि उसने ये क्राइम करा, और इनफैक्ट कोई डायरेक्ट विटनेस नहीं है जिसने उसे ये क्राइम करते हुए देखा हो। और जब केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड होता है तो प्रोसिक्यूशन को एक बिना कोई लूप होल वाली थ्योरी दिखानी पड़ती है। ये प्रूफ करना पड़ता है कि बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट ये क्राइम इसी ने किया होगा। मामला सेशंस कोर्ट में जाता है और वहाँ सनप नेचुरली अपने बयान से मुकर जाता है। वो कहता है कि साहब, पुलिस ने ये बयान मुझे प्रेशर देकर लिया था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। बट उसके खिलाफ इतने सारे एविडेंस पेश किए जाते हैं, डिफेंस लॉयर्स अपनी आर्ग्यूमेंट रखते हैं, लेकिन सेशन कोर्ट सनत को दोषी पाता है। ये केस दिल्ली के निर्भया कांड के कुछ ही वक्त बाद हुआ था। देश में इन केसेस को लेकर एक नई जागरूकता थी, एक नई मोरालिटी डेवलप हो चुकी थी। 30 अक्टूबर 2015 को स्पेशल वुमेन्स कोर्ट मुंबई का फैसला आया। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बताया गया और सनप को फांसी की सज़ा सुनाई गई। सनप ने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करी। दिसंबर 2018 में वो अपील रिजेक्ट हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के साथ सहमति बताते हुए सनप की फांसी की सज़ा बरकरार रखी। पर अब सनप ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी और अपनी जान बचाने का सनप के पास ये आखिरी मौका था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला शुरू से सुना गया और डिफेंस के पास कई सारे आर्गुमेंट्स थे जो पिछले कोर्ट्स में इग्नोर करे गए थे। पहला ये कि ये लास्ट सीन वाली थ्योरी प्रूव ही नहीं हो सकती थी। मैंने आपको बताया था कि 5 जनवरी को एस्थर मिसिंग हुई थी और उसकी लाश 16 जनवरी को मिली थी। 5 जनवरी को एस्थर को सनप के साथ देखा गया था, लेकिन पोस्टमार्टम्स के ज़रिए ये प्रूव नहीं हो सका कि अनु की मौत 5 जनवरी को ही हुई थी। ये थ्योरी निकल कर आई कि हो सकता है अनु उसके बाद किसी से मिली हो एंड माइट हैव मेट विद अ बैड फेट आफ्टर मीटिंग सनप। सो द लास्ट सीन थ्योरी तभी प्रूव होती कि अगर अनु की मौत उसी दिन कंफर्म होती। 5 जनवरी को अनु देखी गई सनप के साथ, लेकिन दैट वाज नॉट श्योर कि वो उसी दिन मरी थी एंड हेंस इस लास्ट सीन वाली थ्योरी पे काफ़ी सारे डाउट्स थे। दूसरा, फॉरेंसिक गैप्स थे। अनु की बॉडी से सनप का कोई भी डीएनए सैंपल नहीं मिला था। बॉडी तब तक इतनी सड़ चुकी थी कि गल चुकी थी कि शायद डीएनए सैंपल्स रिट्रीव करना मुश्किल रहा हो, लेकिन सनप की बॉडी से भी उसके पास जो उसने कपड़े पहने थे उनमें से भी अनु के खून का कोई छींटा नहीं मिला। ऐसा कैसे हुआ कि सनप ने पत्थर मारा, उसका गला घोट के उसे फेंक दिया और उसके बाद भी एक भी डीएनए का सैंपल सनप की बॉडी पर या सनप के कपड़ों पर खून की एक भी छींट नहीं आई। तीसरा, एक टेक्निकल ग्राउंड पर भी एक इशू क्रिएट हुआ। अपेरेंटली जब आप सीसीटीवी फुटेज को एज एन एविडेंस पेश करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट निकालना होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपेरेंटली ये पता ही नहीं था एंड हेंस वो सर्टिफिकेट को लेकर आया ही नहीं। ऑन दी अदर हैंड, सीसीटीवी के फुटेज को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स पहले कोर्ट में हो चुकी थी। ये बोला जा रहा था कि सीसीटीवी की फुटेज इतनी ग्रेनी थी कि उससे ये प्रूव करना नियरली इम्पॉसिबल था कि यही आदमी है जो सनप है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये इशू उठा और ये इशू बना भी। गवाहों के ऊपर भी सवाल उठे। कुछ गवाह स्टेशन पर थे जिन्होंने अनु और सनप को एक साथ देखा था। उन पे सवाल उठा कि जब ये केस शुरू हुआ था जनवरी में, तब ये विटनेस क्यों नहीं सामने आए। 2 महीने बाद जब सनप पकड़ा गया, ये विटनेस उसी वक्त सामने क्यों आए। और ये भी डाउट किया गया कि कैसे इन दोनों विटनेसेस को 2 महीने पहले हुई एक मामूली सी घटना में जो चेहरे इन्वॉल्व थे वो चेहरे याद थे। आप खुद सोचिए, आज से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले, 1 दिन पहले किसी ने अगर आपसे रास्ता पूछा हो या किसी दुकान से आपने कोई सामान लिया हो,
क्या आपको उसका चेहरा याद रहेगा 2 महीने तक? नहीं याद रहेगा। देयर वर क्लियर क्वेश्चंस ऑन देयर मेमोरीज। आइडेंटिफिकेशन परेड में उन लोगों ने सनब को पहचाना, लेकिन आइडेंटिफिकेशन परेड तब हुई थी जब सनब की फ़ोटोज़ मीडिया में पब्लिकली आ चुकी थी। एक डॉग वॉकर ने भी उनको पहचाना, और तब भी यही लॉजिक इस्तेमाल करा गया कि एक मामूली सी इंटरैक्शन 2-2.5 महीने तक किसी को कैसे याद रहती है। एक मामूली सी शक्ल 2-2.5 महीने तक इंसान कैसे याद रख सकता है। नंद किशोर साहू की टेस्टिमनी पे भी सवाल उठते हैं, और वो ये कि सनब के साथ शायद उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी रही होगी, या शायद कोई और वजह होगी कि वो सनब को फंसाना चाह रहा था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जब सनब और साहू की इतनी गहरी दोस्ती थी ही नहीं, तो जो उसने कहानी सुनाई थी वो कैसे वेरीफाई होती? आप खुद सोचिए। सनब ये कांड करता है, उसके बाद घर आता है, सारा सामान वहीं खुले में छोड़ देता है, उसके बाद खुद साहू को फ़ोन करता है, घर बुलाता है ताकि साहू वो सारा सामान देख ले। उसके बाद जिस क्राइम को छुपाना चाहता है, जिस क्राइम से वो दूर भागना चाहता है, उसी क्राइम स्पॉट पर नंद किशोर साहू को लेकर जाता है बाइक रिट्रीव करने के लिए। और उसके बाद जब साहू वो लाश देख लेता है, तो सनब खुद से उसके आगे कन्फेस कर देता है कि भाई मैंने इसको मारा है, मैंने इसकी लाश जलाई है। और अगर ये मान लें कि चलिए उनकी दोस्ती इतनी गहरी भी थी कि उसके सामने वो घबरा कर ये बात कन्फेशन दे देता है, तो फिर उसे धमकाता भी है कि ये बात किसी को बताना मत। ऑल ऑफ दिस साउंडेड रियली रियली स्ट्रेंज। रिकवरीज जो हुई उनके आसपास भी कई सारे सवाल उठे। खुद सोचिए, ये अजीब नहीं है कि एक क्रिमिनल क्राइम करने के बाद अपने विक्टिम का आईडी कार्ड, उसका चश्मा, उसकी बाकी की चीज़ें किसी जगह पे संभाल के रखता है, उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर देता, उन्हें फेंक नहीं दे देता। वो सूटकेस एक गरीब भिखारन को दिया गया था, और वो भिखारन कहती है कि मुझे तो याद भी नहीं मुझे सूटकेस किसने दिया था। सो शी कुड ऑल्सो नॉट डायरेक्टली इम्प्लीकेट सनब कि हाँ इसी आदमी ने मुझे सूटकेस दिया था। और उसने एलिजेडली ये भी बोला कि मुझे तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके इस पे साइन कराने को बोला गया था। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट चेन ऑफ इवेंट्स प्रूव होने चाहिए थे। यहाँ पर कई सारे लूप होल्स निकल कर सामने आ गए थे। मीडिया में और लोगों में ये बातें चलने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि पुलिस के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था। दिस होल आइडिया दैट आई डिस्कस्ड अर्लियर कि लाश भी फैमिली को मिली थी, पुलिस को नहीं। इसके बाद पुलिस बहुत सारे प्रेशर में थी कि इस केस को किसी तरह रिजॉल्व करना है। उन्हें सनब मिला और उन्होंने सारी की सारी चीज़ें उसके ऊपर थोप दी। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए सनब को बरी कर दिया। 10 साल बाद सनब आज़ाद था। कोर्ट ये कह रहा था कि ये क्राइम उसने नहीं किया है। क्या सनब को बचाया जा रहा था, या सनब ने कोई महंगे महंगे लॉयर्स लेकर बहुत सारे पैसे खर्च करके लीगल लूप होल्स निकाल कर अपने आप को बचा लिया? सनब तो एक मामूली सा आदमी था, टैक्सी चला के गुजारा करता था। लेकिन ये काम अगर सनब ने नहीं करा तो किसने किया? नोबडी नोस। लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा देना और एक गुनहगार को खुला छोड़ देना, इन दोनों में से लेसर इविल कौन सा है, ये आप तय कीजिए। किसने मारा एस्थर अनुइया को? पता नहीं। क्या एस्थर अनुइया को कभी इंसाफ मिल पाएगा? पता नहीं। क्या एस्थर के हादसे के बाद ऐसे हादसे होना बंद हो गए? बिल्कुल नहीं। लेकिन किसी की बेटी को बलात्कार कर कर मार कर उसको जला देने के बाद इंसाफ क्या होता है? इंसाफ तो तब हो कि ऐसे हादसे किसी के साथ दोबारा ना हो, किसी को ऐसे गम के साथ ना गुजरना पड़े। किसी की बेटी अगर घर से बाहर निकले तो घबराए नहीं, अंधेरी गलियों में उसको डर ना लगे, उसके घर के बाहर कोई उसके सीने पर, कोई उसके पीछे हाथ ना लगाए। एक लड़की को बाहर निकलते समय वही डर हो जो एक लड़के को होते हो। अनु के पिता जो अपनी बेटी के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहे, अंत में उन्होंने बोला कि आई लीव इट टू गॉड। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप आप मेरे बाकी की वीडियोस देखें, और देखने के बाद इफ़ यू थिंक आई एम वर्थ योर सब्सक्रिप्शन देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद।